ये मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बीच में तुमने एक वायर रख दिया, आई करंट फ्लो कर रही है वायर में, और वायर का जो लेंथ है वो एल है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है एल लेंथ का और उसको तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ऐसी सिचुएशन पे वायर पे लगता है फोर्स। सही है। वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। टॉपिक का क्या नाम है? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। सही है। अब ये फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो फोर्स का नाम है यहाँ पर लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। पहले भी डिस्कस हो चुका है। ठीक। अब यहाँ पे जो क्यू है इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया आई डेल्टा टी से, क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। वी क्या है? वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? एल। तो एल अपॉन डेल्टा टी इंटू बी साइन थीटा। डेल्टा डी से डेल्टा डी कट गया, बचा क्या? एक बी, एक आई, एक एल, और यहाँ पर साइन थीटा। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन करके आया फोर्स का, वो आया बेल साइन थीटा। याद हो गया फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला आया निकल करके बी आई एल साइन थीटा। ये आ गया क्या निकल करके? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बेल साइन थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू को पुट कर दो 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? बी आई एल के इक्वल। इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 और 180 में से कुछ भी पुट करोगे, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस बात का मतलब ये है कि अगर वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक सेम है, या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो ऐसी सिचुएशन में वायर में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी थीटा कितना हुआ? 90, तो ऐसी सिचुएशन में वायर पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। वो मैक्सिमम फोर्स किसके इक्वल होगा? बी आई एल के इक्वल ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, जिसको मैं नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है। और इसमें फ्लो करा दी करंट, रेक्टेंगुलर कॉइल है, नाम दे दिया इसको मैंने पी क्यू आर एस। इसमें फ्लो करा दी मैंने करंट। सही है। और इस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एक कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है ना, तो कॉइल अपनी एक्सेस के अबाउट घूमना शुरू कर देती है। कि वैसे कॉइल जो है वो घूमना शुरू कर देती है, और फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्क अगर निकालना है तो फोर्स के लिए, टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये टॉर्क का निकालने का। और मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कितना हो गया? बी आई एल साइन थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? तो ये अगर कॉइल की लेंथ है तो ये ब्रेथ हो गई। सही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दे दिया बी। कॉइल का एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या आ गया निकल करके? एल इंटू बी। तुम्हें दिख रहा है? इसको ए कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा बी आई ए साइन थीटा। अब ये तो 1 टन की कॉइल है। कितने टन की कॉइल है? 1 टन की कॉइल। अब अगर मान लो कि ये कॉइल जो है इसमें एक नहीं बहुत सारे टन्स होते, एन टन्स होते, तो 1 टन की कॉइल पे अगर इतना टॉर्क लग रहा है तो एन टन की कॉइल के लिए इंटू एन कर देते इसमें। तो जैसे ही तुम इसमें एन टू एन करते तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या बन करके आता? बी आई एन ए साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बन के आता? बी आई एन ए साइन थीटा इन न्यूटन मीटर। सही है। सिंपल फॉर्मूला। अब जो टॉर्क के लिए तुमने फॉर्मूला निकाला है बी आई एन ए, इसमें थीटा की वैल्यू को तुम पुट कर दो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या बचेगा? बी आई एन ए के इक्वल। ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। क्या हो गया ये? यानी इससे ज्यादा टॉर्क कॉइल पर लग नहीं सकता है। और अगर थीटा की वैल्यू तुम 0 डिग्री या 180 डिग्री में से कुछ भी पुट कर दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में कॉइल पे किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हाईली इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। क्या है? तो प्रिंसिपल है एक्सपीरियंस टॉर्क इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया इसका प्रिंसिपल, जो अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसके अंदर 2 बड़े मैग्नेट लिए जाते हैं कॉन्केव शेप के, एक नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल।
और इसके बीच में एक कॉइल को रख दी जाती है, और उस कॉइल में एक नहीं काफी सारे टर्न्स होते हैं, यानी एक टर्न की कॉइल नहीं होती है, ये कॉइल होती है एन टर्न्स की। सही है। और कॉइल में करंट फ्लो कराई जाती है। ठीक है, यहां से करंट पास करी, जैसे ही आप इसमें करंट पास कराते हैं, इतने हिस्से में करंट एक डायरेक्शन में होती है और इतने हिस्से में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अब एक फोर्स कॉइल को ऐसे घुमाएगा, दूसरा फोर्स कॉइल को ऐसे घुमाएगा, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो अपनी इस एक्सेस के अबाउट घूमना शुरू कर देगी। सही है। तो अल्टीमेटली लगा क्या इस पे टॉर्क, जिसकी वजह से कॉइल घूमी। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगा उसका फॉर्मूला तो वही है, बी आई एन ए के इक्वल। इस टॉर्क को बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सही है। और इसमें एक टॉर्क लगता है जिसको बोलते हैं के थीटा, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क। सिंपल बात याद रखना कि मूविंग कॉइल गैलोमीटर के अंदर टोटल मिलाकर दो टॉर्क लगते हैं, एक वो जो घुमाता है, एक वो जो घुमाने को अपोज करता है, उसका नाम है के थीटा, डिफ्लेक्टिंग वाले का नाम है बी आई एन ए के इक्वल। अब इसमें के जो है वो यहाँ पे जो नीचे स्प्रिंग लगी है ना, ये के जो होता है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिसको ही कभी कभी नाम दे देते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। क्या नाम दे देते हैं? टॉर्जनल। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसी ये कंडीशन आ जाएगी तो कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है उस पॉइंट पर तुरंत जीरो हो जाएगा, यानी कॉइल उसी स्पॉट पर रुक जाएगी। यानी पंखे को सीधा घुमाने के बाद उल्टा घुमा दो तो पंखा उसी स्पॉट पर रुक जाएगा? नहीं रुक जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ होती है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, कॉइल उसी पॉइंट पर रुक जाती है। जैसे ये पॉइंट आ जाता है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? बी आई एन ए के इक्वल। और रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल है? के इनटू थीटा के इक्वल। सही है। तो यहाँ से थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आता है निकल करके बी एन ए इंटू आई अपॉन के। अब ये जो बी एन ए के है ये तो कांस्टेंट होता है, इसको नाम दे दिया जाता है गैलोमीटर कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया जाता है? तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या निकल करके आता है? जी इंटू आई। ठीक है, ऊपर जी की वैल्यू लिखी हुई है, जी की वैल्यू होती है बी एन ए अपॉन के। ठीक है, जी की क्या वैल्यू है? बी एन ए अपॉन के। थीटा के लिए फॉर्मूला आ गया जी इंटू आई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के। यानी कि डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। इसका क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन। और आई क्या है? करंट। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया? करंट के। करंट सेंसिटिविटी का मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एक ये फॉर्मूला यूज करना है। सही है। यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। और एक हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसका मतलब होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, एक फॉर्मूला ये करना है, इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर वोल्ट। एक इसके अंदर सिर्फ वो सब ये पूछेगा सेंसिटिविटी के बारे में। तो सेंसिटिविटी गैलोमीटर कितना सेंसिटिव है, ठीक है, कम है ज्यादा है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो इन्वर्स होती है के की वैल्यू पर। सिंपल बात ये याद रखना कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था टॉर्जनल रिजिडिटी स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग कांस्टेंट सेंसिटिविटी उतनी कम होगी, और के जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। और के जिस मटेरियल का सबसे कम होता है उसका नाम होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। उस मटेरियल का क्या नाम है? फॉस्फर ब्रॉन्ज। बस ये नाम याद रख लेना, पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला यूज करना है करंट सेंसिटिविटी का, थीटा अपॉन आई बताया था। ये जो थीटा अपॉन आई का रेशियो होता है ये रेशियो आता है निकल के बी एन अपॉन के, जो कि इक्वल होता है गैलोमीटर कांस्टेंट के। और अगर सवाल में सेंसिटिविटी निकालना होगा तो करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर देना रेजिस्टेंस के साथ, तो फॉर्मूला बन जाएगा डी एन ए अपॉन के इंटू आर। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल निकालने के लिए केवल। वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस वोल्टेज सेंसिटिविटी, आई एस करंट सेंसिटिविटी। आखिरी टॉपिक है शंट, जो कि एक लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको कि हम गैलोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और ऐसा करने से हमारा गैलोमीटर जो है
वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। शंट क्या काम करता है, गैलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करता है, एमीटर के अंदर। गैलोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगाते हैं, उस वायर का क्या नाम होता है, शंट वायर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। ऐसा करने से हमारा गैलोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर के अंदर। अब सवाल जो पूछता है वो ये पूछता है कि मान लो कि ये जो गैलोमीटर है इसमें पहले 5 एम्पीयर करंट की रीडिंग आ रही थी, और हम चाहते हैं कि इससे एक ऐसा एमीटर बनाना जो कि 50 एम्पीयर की रीडिंग दे दे। 10 गुनी बढ़ गई रीडिंग, सही है। तो 10 गुनी रीडिंग बढ़ाने के लिए नेचुरल बात है कि शंट वायर की वैल्यू कम कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा पैरेलल के अंदर। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो ऐसा करने के लिए शंट वायर कितने ओम का लेंगे, तो निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, S = G/n-1। इस फॉर्मूले की मदद से शंट वायर की वैल्यू आ जाएगी। बस n कैसे निकालोगे, तो n निकालने का सबसे आसान तरीका है बड़ी वाली करंट डिवाइड बाय छोटी वाली करंट, क्योंकि रेंज कितनी बढ़ा दी तुमने, 10 गुनी। ठीक है, यहाँ से n आ गया, उस n की वैल्यू को इसमें सेट कर लो। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ गया, G/9 आ गया, नहीं आ गया। अब अगर सवाल में G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 99 ओम, और 9 से डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा शंट वायर का आंसर कितना आ गया, 11 ओम का आ गया, नहीं आ गया। 11 ओम का अगर शंट वायर लेते हो तो ऐसा करने से 5 एम्पियर की जो करंट गैलोमीटर में जा रही थी वो 5 एम्पियर की करंट कितने की हो जाएगी, 50 एम्पियर की हो जाएगी। दूसरी डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। ये वो डिवाइस होगी जिसका काम होगा वोल्टेज को मेजर करना, और इसको बनाने के लिए हम गैलोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे। ऐसा करने से जो नया एपरेटस तैयार हो जाएगा उसका नाम होगा वोल्टमीटर। गैलोमीटर के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाते हो ना तो क्या बनेगा, एमीटर। और गैलोमीटर के सीरीज में अगर वायर लगाते हो तो क्या बनेगा, वोल्टमीटर। इतनी दोनों बातें आ गई समझ में। अब वोल्टमीटर जो बनेगा, उस वोल्टमीटर के अंदर जो करंट जाएगी, नेचुरल बात है सीरीज के अंदर जो करंट रहती है वो तो सेम रहती है। तो गैलोमीटर में कितनी करंट जा रही है, IG। तो वोल्टमीटर में भी कितनी करंट जाएगी, IG। सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब बन करके जो वोल्टमीटर आएगा उसका क्या रेजिस्टेंस होगा, तो ये दोनों तार काय में लगे हैं, सीरीज के अंदर। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G है, सीरीज में तुमने वायर लगाया वो R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में, G+R। तुमको इसका वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो IG और R' की वैल्यू कितनी है, G+R। ये आ गया निकल करके। वोल्टमीटर कितना वोल्टेज नोट करेगा उसकी। गैलोमीटर था जो कि 5 वोल्ट को मेजर कर रहा था, और हम चाहते हैं कि अब यही गैलोमीटर से जो वोल्टमीटर बन करके आए वो कितने को मेजर कर ले, 50 वोल्ट को मेजर कर ले। रेंज कितनी बढ़ गई, 10 गुनी बढ़ गई। तो ऐसा करने के लिए हम जो यहाँ पर वायर लगाएं, लगाना तो पड़ेगा तभी तो कन्वर्ट करोगे। ये वायर कितने ओम का लगाएं कि 5 वोल्ट का गैलोमीटर कितनी रीडिंग दे दे, 50 वोल्ट की रीडिंग दे दे। सही है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने ओम का लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अप्लाई कर दो G/n-1। क्या पुट कर दो, n-1। इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लो। अब ये n कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का वही तरीका है, बड़ा वोल्टेज डिवाइड बाय छोटा वोल्टेज। है भाई बात समझ में। इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, R के लिए आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 10-1, दैट इज आंसर हो गया 9G। ये आ गया रेजिस्टेंस के लिए आंसर। अब अगर सवाल में इस वाले G की वैल्यू 11 दे रखी थी, तो नेचुरल बात है इस R का आंसर 99 ओम नहीं हो जाएगा भाई। 11 × 9 कितना हो गया, 99।